नमस्कार दोस्तों। एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक कंपोनेंट बच गया था हमारा, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, तो उनको हम लोग एकदम डिटेल में जो बचा हुआ कंपोनेंट है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये साइंस एंड टेक का मॉड्यूल मैंने एकदम पूरी तरीके से डेवलप किया हुआ है और हमारे इस चैनल पर, दैट इज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल पर आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। आप लोग मेरा ये वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अरविंदा यूएन नाम का ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अंदर में आप लोगों को बकायदा प्रिंटेबल फॉर्म में सारे के सारे नोट्स भी मिलेंगे। ओके, तो मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव भले ही फ्री है, लेकिन इसमें नोट्स के साथ में मैंने काम किया है ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत ना हो और आप लोग ढंग से अपना साइंस एंड टेक का प्रिपरेशन कर सके। और यूपीएससी की प्रीलिम्स में जो 10 to 12% मार्क्स आपके साइंस एंड टेक से आपके आ सकते हैं, उनको आप लोग ग्रैब कर सके। बाकी मेरा एक प्लस के प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अरविंदा कोड यूज़ करके हमारे अभी बहुत ही शानदार शानदार ऑफर चल रहे हैं। तो आप लोग अरविंदा कोड यूज़ करके हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पर मेरा डेली करंट अफेयर्स का सेशन ज्वाइन कर सकते हो, जो फर्स्ट में यानी कि कल से शुरू। इस बार आप सब ने देखा होगा हमारे अनअकैडमी का मंजिल नाम का एक इवेंट हुआ जिसके अंदर में मैं बहुत सारे टॉपर्स से मिला। इनमें से यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, तो ये मेरे गवर्नेंस बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने साइंस एंड टेक मेरा कवर किया हुआ है और उसका बेनिफिट उनको डेफिनेटली मिला हुआ है। तो मैं जब दिल्ली में आया था तब इन सबसे से मिला था। उसी के साथ में रैंक टू आप देख सकते हैं, हर्षिता गोयल जी। ओके, तो ये भी मिली थी, लेकिन ऑब्वियसली इनके इनके सक्सेस में कहीं पर भी मेरा कोई रोल नहीं है। फिर वहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी भी आए हुए थे जो कि युवा दिलों की धड़कन है। तो ये हमारा अनअकैडमी मंजिल इवेंट, आप सब ने हमारे सिस्टर चैनल अनअकैडमी अनस्टॉपेबल, ये जो हमारा चैनल है उस पर देखा होगा। और इसी मंजिल इवेंट में हमने प्राइसेस ड्रॉप कर दिए हैं। जो 24,000 या 32,000 का जो कोर्स हुआ करता था वो मात्र 18,000 रुपये के अंदर में आ रहा है। प्लस अलग अलग सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर इसका 12 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू, ये मौका अब आपको वापस नहीं मिलेगा। 30 अप्रैल यानी कि आज की लास्ट डेट है गाइस, प्लीज नोट दिस, आज लास्ट डेट है। प्लीज इस ऑफर का लाभ लीजिए। कोड जो आपको यूज करना है वो है अरविंदा। ओके, नेक्स्ट हमारी अलग अलग बैचेस आ रही हैं, तो इन सभी में आप जो है वो ज्वाइन हो सकते हो, चाहे बाइलिंगुअल मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सभी बैचेस हम लोग लेकर के आए हैं। अब शुरू करते हैं खास करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट से कि एग्जैक्टली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमको क्रिप्टो करेंसी समझ में आएंगी और इसी के बेसिस पर आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आजकल जो टर्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि डीप टेक स्टार्टअप्स हमारे पास में है ही नहीं, डीप टेक स्टार्टअप्स हमारे पास में है ही नहीं। तो एग्जैक्टली इसका क्या मतलब बनता है? तो चर्चा में बहुत जगह पर आप लोग देखोगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। जैसे अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने भी अभी कहा है कि हम लोग जो है वो एक विश्वस्य, ठीक है, विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक हम लोग डेवलप करने वाले हैं। विश्वस्य नाम से कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि विश्वास की बात हो रही है, कि विश्वास जो है वो हमको इस्टेब्लिश करना है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ये कहती है कि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं और वेब 3.0 जो है उसके अंदर में भी जाना चाहते हैं। हमने इनफैक्ट इसी को लेकर के अपनी खुद की एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वगैरह भी लॉन्च करने की बात की थी। तो ये सभी चीज़ें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो हमारे लिए सवाल आता है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या और एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मैं एकदम आपको शॉर्ट में बताऊं कि एग्जैक्टली ये ब्लॉक क्या होता है, तो देखिए समझ के लीजिए। कोई भी आप लोग अगर एक ट्रांजैक्शन करने वाले हो, उस ट्रांजैक्शन को अलग अलग नोड्स जब अप्रूव करती है तो उसकी एक चेन बनती है, उसको हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। ऐसे नहीं समझेगा सर, हमें थोड़ा सा और कुछ डिटेल में अगर आप हमको समझा पाएं तो बेहतर होगा। तो सुनिए जरा, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो है वो किसी से लैंड परचेस कर रहे हो, ओके, और अगर मैं उसका लैंड रिकॉर्ड्स की एक पूरी पूरी ब्लॉकचेन अगर मैं बना लूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, ओके, तो मान लीजिए कि अक्षय जो है, अक्षय 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 जो है, अक्षय जो है वो अपनी लैंड बेच रहा है साहिल को, ठीक है। साहिल अपनी लैंड जो है बेच रहा है कौस्तुभ को, और कौस्तुभ अपनी लैंड जो है बेचता है दर्शिल को, लेकिन उसी के साथ में ये बेचता है अभिजीत को भी। ओके, तो डेली
डे टू डे अफेयर्स में क्या होता है, ये ऑलमोस्ट परमिसिबल होता है। हम लोग देखेंगे कि कई बार जो है इसके अंदर में स्कैम वगैरह होते हैं और इस तरीके से एक ही पर्सन 2 लोगों को लैंड जो है बेच सकता है। तो एग्ज़ैक्टली इसका कोई मैकेनिज़्म है कि हम लोग इसको ट्रैक रख सकें और एक ही पर्सन इसको ओन कर सके? तो इसके लिए हम लोग जो है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसके अंदर में अलग-अलग हम लोग इस तरीके से ब्लॉक्स बनाएँगे। ये ब्लॉक्स के अंदर में आपके अलग-अलग जो है वो लिंक जो है वो चीज़ें आप लोगों की होगी और उससे आगे आपको पता चलेगा कि कौन से ट्रांज़ैक्शन में क्या हुआ था और ये वाला ट्रांज़ैक्शन परमिटेड है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अक्षय अब साहिल को जब लैंड बेचना चाहता है, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को वेरीफ़ाई किया जाएगा कि क्या अक्षय इस लैंड को ओन करता है? लैंड को ओन करता है तो कितने पैसे में यानी कि कितने रुपीस में सेल कर रहा है और किस-किस के नाम पर सेल कर रहा है, कौन से डेट को सेल कर रहा है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी डिटेल इस ब्लॉक के अंदर में आ जाएगी और इसका एक यूनिक ब्लॉक नंबर जो है वो ज़रूर होगा। अब ये होने के बाद में यही ब्लॉक जो है वो लिंक्ड होगा अगले वाले ब्लॉक से। यानी कि जब साहिल यही वाली लैंड जब कौस्तुभ को बेचने जा रहा है, तो इसके अंदर में भी सारी की सारी यही डिटेल आएँगी। तो ये वाला होगा कि भई साहिल बेचना चाहता है किसको? कौस्तुभ को। अगेन क्या अमाउंट होगा, क्या ब्लॉक नंबर है, पिछला ब्लॉक नंबर वगैरह हमारा क्या है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। इस ब्लॉक के अंदर में सारी की सारी डिटेल होंगी। तो अगर हम लोग वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे कौस्तुभ वेरीफाई करना चाहता है कि क्या साहिल सच में इसका ओनर है कि नहीं है, तो आप लैंड के ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा हाँ, अक्षय ने इस तरीके से साहिल को बेची थी और इतने-इतने पैसे के बाद में इसके लैंड टाइटल्स क्लियर है और ये साहिल जो है इसको ओन करता है। अब कौस्तुभ जो है वो क्या कर सकता है, कौस्तुभ इसी तरीके से दर्शिल को लैंड जो है वो बेचेगा। जब दर्शिल परचेज़ कर रहा है तो उस समय में वो भी यही बात देखेगा कि भई सच में कौस्तुभ जो है इसी लैंड का ओनर है या नहीं है? इस लैंड का ओनर कौस्तुभ है या नहीं है? तो ये चेक करने के बाद में अगेन इसके ट्रांज़ैक्शन डिटेल वगैरह होंगे और फिर उसके बाद में इस ब्लॉक को ऐड वगैरह किया जाएगा। तो अब ये ऐसे इस तरीके से आपकी पूरी ब्लॉक बनती है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आती है। लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में क्या होता है, ये पूरा-पूरा ब्लॉक जो है वो आपका पब्लिक होता है और इसमें यहाँ पर इसको कोई एक सेंट्रल एजेंसी इसको कंट्रोल नहीं करती है। रादर एक नोड के अंदर मतलब बहुत सारे इस नेटवर्क के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इन सब चीज़ों को देखते हैं और ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉकचेन के अंदर में ऐड करना है, नहीं करना है, यहाँ पर ये नोड में मौजूद लोग उसके लिए अप्रूवल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि अब दर्शिल जो है इस लैंड को ओन करता है, लेकिन जैसे ही एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश की जाती है कि कौस्तुभ वापस से अभिजीत को ये वाली लैंड जो है वो कुछ रुपयों के लिए बेचना चाहता है, इसका ब्लॉक नंबर वगैरह जनरेट हुआ। लेकिन क्या ये ब्लॉक इस ब्लॉकचेन के अंदर में ऐड होगा? आंसर इज़ नो क्योंकि नोड के अंदर में जितने भी लोग मौजूद हैं, उन लोग कहेंगे कि ये वाली लैंड जो आपका लैंड का नंबर है, वो वाली लैंड एक्चुअल में दर्शिल को बिलॉन्ग करती है। तो कौस्तुभ कैसे उसको बेच सकता है और कौस्तुभ ऑलरेडी इसको बेच चुका है। तो वहीं पर फ्रॉड पकड़ा जाएगा और इस ब्लॉक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इससे इसकी जो ट्रूनेस है, ओके, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। तो इसी तरीके से आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो वो काम करती है। तो यूज़र का एक मान लो कोई भी एक ट्रांज़ैक्शन की जो है वो रिक्वेस्ट होगी, ओके? यूज़र की ट्रांज़ैक्शन की क्या होगी? यूज़र की ट्रांज़ैक्शन की एक कोई तो रिक्वेस्ट होगी। ये उसका एक ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन होगी और ये सारा जो भी ब्लॉक बना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कौस्तुभ जब दर्शिल को बेच रहा था तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कौस्तुभ जब अभिजीत को बेचने जा रहा है, उस समय में ये जो ब्रॉडकास्ट हुआ, वो ब्रॉडकास्ट के अंदर में जितनी भी नोड्स हैं, तो उन लोग दर्शिल के केस में तो हाँ, 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 हाँ बोल देंगे और ये ब्लॉक इस ब्लॉकचेन के अंदर में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने ना कह दिया, इस ब्लॉक को अगर रिजेक्ट कर दिया, तो सीधी-सी बात है कि फिर ये इस ब्लॉकचेन के अंदर में ऐड नहीं होगा और ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पाएगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ों की सत्यता स्थापित करने के लिए। ओके? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर वैलिडेटर्स जो हैं, अलग-अलग वैलिडेटर्स होते हैं, बहुत सारे वैलिडेटर्स होते हैं। ये जैसे ही ब्लॉक जनरेट हुआ है, अगर ये सही नहीं है, तो इसको रिजेक्ट करके यहीं पर ब्लॉक को जो है फेंक दिया जाएगा। ठीक है? तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एज़ यू कैन सी हियर ऑल्सो तो जैसे जो भी ट्रांज़ैक्शन आपका अपडेट होता है, जैसे ब्रूस के पास में पहले $100 जो है वो हुआ करते थे। आगे वो जैसे-जैसे पैसे भेज रहा है या कौन किसको पैसे भेज रहा है, सारी की सारी अपडेट इस पूरे ब्लॉकचेन में होती है और पूरे के पूरे नेटवर्क को इस बारे में जो है पता चलते रहता है। यूपीएससी ने आपसे 2020 में इस पर सवाल किया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ओके, तो इस क्वेश्चन पर हम लोग आएँगे, बट उससे पहले हम लोग एकदम ब्रीफली सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली ब्लॉकचेन क्या है। पिछला सेशन अगर आप लोगों ने देखा हो, तो उसके अंदर में मैंने आप सबको बताया कि एग्ज़ैक्टली क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से
ब्लॉक्स जनरेट करते हैं। इस ब्लॉक्स के अंदर में प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है, यानी कि नंबर होता है। ओके, एंड इसके अंदर में ट्रांजेक्शन डिटेल्स होते हैं और कोई इसका खुद का पर्सनल हैश होता है, और इसके अंदर में सारी सारी चीजें आप लोग ऐड करते रहते हो। ओके, तो ब्लॉकचेन क्या है? तो इसके अंदर में सबसे पहले इसकी खास फीचर ये है कि एक पब्लिक लेजर है। व्हाट इज पब्लिक लेजर? पब्लिक लेजर मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिकली सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। यूजुअली हमारे पास में जो भी लेजर सिस्टम होता है, जैसे आपकी बैंक डिटेल्स होती हैं, वो एक पर्टिकुलर बैंक के पास में होती है। उसको पता है आपके अकाउंट में कि आपने कितना पैसा लिया और कितना पैसा गया आपके यहां से। लेकिन ये वाला पूरी तरीके से पब्लिक डिटेल होती है, तो इसको हम लोग पब्लिक लेजर कहते हैं। और इसके अंदर में जैसे बैंक जो है वो एक थर्ड पार्टी होती है। मैं अगर साहिल को कोई पैसे भेज रहा हूं तो बीच में बैंक जो एक थर्ड पार्टी आती है। लेकिन इस तरीके से आपको एक कोई सेंट्रलाइज्ड थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है, जो कि ब्लॉकचेन का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो है। तो याद रखिएगा, इट्स अ पब्लिक लेजर। लेजर का मतलब होता है अकाउंट। आप लोग एकदम सिंपल भाषा में अगर इसको समझना चाहते हो तो अकाउंट्स होगा। और इसके अंदर में बहुत सारे नोड्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वैलिडेटर्स होते हैं। तो इनको कुछ ना कुछ फीस के फॉर्म में मिलते रहता है, इसीलिए इन लोग एज ए वैलिडेटर वहां पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो पब्लिक लेजर का यूसेज करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से बना चुके हैं। इसका नो डाउट यूसेज जो है वो आप कहो वहां पर हो रहा है। आज अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो आप लोग देखिए, न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो जो है वो एनएफटी फॉर लैंड म्यूटेशन और बाकी सब चीजों का उन लोग इसको यूज कर रहे हैं। ओके, या फिर आप लोग दुर्गापुर एंड बांकुरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देख लो, उन लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। तमिलनाडु में नंबिकाकाई इनियन प्रोजेक्ट जो है, अगेन वो भी इसी चीज के लिए काम कर रहा है। हमारा खुद का आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो कह रहा है कि हम लोग जो है वो इस तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो एक क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हम लोग आगे आएंगे ही। क्रिप्टो करेंसीज की बेस लेयर जो है जिसके ऊपर में क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, वो ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करके ही क्रिप्टो करेंसीज काम करती है। तो वो भी हम लोग जो है वो आगे के लिए देखेंगे। और खास करके एज आई सेड कि इसका लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा यूसेज है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स देने के लिए यूसेज है, कस्टम ड्यूटी किसने सही से भरी नहीं भरी वो सब चेक करने के लिए भी इसका यूसेज बहुत ज्यादा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए यूपीएससी ने पूछा आपसे। तो सवाल है, विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी consider the following statement. One, it is a public ledger that everyone can inspect but which no single user controls. तो exactly उत्तर सही है। कोई एक सिंगल यूजर इसको नहीं कंट्रोल करता है, लेकिन हर कोई इंस्पेक्ट जरूर कर सकता है। The structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. तो यहां पर स्टेटमेंट गलत हो गया, क्रिप्टो करेंसी ओनली नहीं। हमने देखा लैंड के लिए भी इसका एप्लीकेशन जो किया जा सकता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। Applications that depend on basic feature of blockchain can be developed without anybody's permission. आंसर इज अगेन यस, कि इसके लिए कहीं पर भी आपको किसी से कोई परमिशन लेने की अभी तक तो जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर आएगा आपका डी, दैट इज 1 एंड 3, क्योंकि आपका सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर में पूरी तरीके से बन जाता है रॉन्ग। ओके, बाकी फिर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कही कि भाई हम लोगों को तो चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि एक काफी ज्यादा, मैंने आपको कहा डीप टेक्नोलॉजी आती है, जिसके अंदर में चाइना काफी महारत हासिल कर रहा है और इंडियन स्टार्टअप्स अभी भी पीछे हैं। तो उन लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी बनाए, हमने इसके लिए खुद का एक नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क तक बनाया हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग बना सके, promoting research and development, making India globally leaders in blockchain technology and facilitating state of art, ओके, जो भी आप लोगों का डिजिटल सर्विसेज हम लोग जो है वो इसके वजह से दे सके। तो ब्लॉकचेन को एज अ सर्विस और बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हम लोग बनाना चाहते हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि एवरीबडी शुड वर्क ऑन दिस। ओके, और बाय 2030 हम लोग ब्लॉकचेन के अंदर में लीडर बन सके, ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है। ओके, अब एज आई सेड कि ब्लॉकचेन एक अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर में पब्लिक लेजर है और हर कोई जो है वो इसको अप्रूव वगैरह करता है। अब इसी तरीके से अगला जो टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है वो है बिटकॉइन, या फिर जिसको हम लोग कहेंगे क्रिप्टो करेंसीज। फिलहाल में बिटकॉइन वापस से ज्यादा चर्चा में आ चुका है वैसे 2013 से ही चर्चा में, लेकिन अब काफी ज्यादा चर्चा में आया है जब से ट्रंप का इलेक्शन हुआ है और वो जीत गए हैं। तो भी आप लोग देख भी सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही बिटकॉइन की प्राइस, ओके, लगभग अक्टूबर के समय में जब तक इलेक्शंस हुए नहीं थे, $68,000 के करीब में चला था, यानी कि एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $68,000 इतनी हुआ करती थी। लेकिन अब वही जा करके, ओके, ये मैं आज रीसेंट डेटा की बात कर रहा हूं, लगभग 94,845 इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब
अगर किसी ने पिछले 5 सालों में ब्लॉकचेन में अगर इन्वेस्ट किया हो तो उसको 956% रिटर्न मिलेगा। अप्रॉक्सिमेटली ऐसा कह सकता हूँ कि 10 गुना पैसा आपका बन गया होगा। अगर आपने 1 लाख रुपए अगर आज से 5 साल पहले डाला था, तो आज आपके पैसों की वैल्यू इसके अंदर में 10 लाख हो गई होगी। ओके, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव होने की वजह से, जैसे कि ये ब्लॉकचेन जो है, मतलब ये जो बिटकॉइन जो है इसकी प्राइसेस पहले भी ऐसे एकदम ऊपर-ऊपर 60,000 ऊपर गई हुई है। उसके बाद में नीचे-नीचे में एकदम 20-20 हज़ार पर भी आई हुई है। ओके, और फिर उसके बाद में वापस ऊपर चढ़-चढ़ करके अब ये इस लेवल के पीक पर जा चुका है और अभी थोड़ा-सा गिर भी रहा है। ओके, इसी को देखते हुए एक और क्रिप्टो करेंसी जो है वो खास करके ट्रंप ने खुद के लिए भी लॉन्च किया है। इनफैक्ट ये आज की ही न्यूज़ है कि ट्रंप जो है वो कहता है कि भाई मैंने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है ट्रंप नाम का, जो भी इसको परचेस करेगा और जो भी लार्जेस्ट होल्डर्स होंगे उनको मेरे साथ में डिनर करने का मौका मिलेगा। उनकी वाइफ ने यानी कि मेलानिया जो है, तो उन्होंने भी इसको बना लिया है। तो आजकल क्रिप्टो करेंसीज वापस बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुकी है। ओके, तो क्रिप्टो करेंसीज क्या है और किस तरीके से हमको काम करना चाहिए? तो एज़ आई सेड कि एक मतलब, तो क्या इंडिया के अंदर में क्रिप्टो करेंसीज अलाउड है? लेट मी टेल यू, क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर में अलाउड है, लेकिन भर-भर करके हम लोग उसके ऊपर में टैक्स चार्ज करते हैं। 30% का उसके ऊपर में चार्जेस हैं, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया है तो। और अगर एक आपने क्रिप्टो करेंसी का सेट ऑफ जो है वो आप दूसरे क्रिप्टो करेंसी से नहीं कर सकते हो, इस तरीके के थोड़े से स्ट्रिक्ट नियम बनाए हैं। रीजन उसके पीछे काफी सिंपल है कि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी का मतलब होता है इसके प्राइस में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। और इसके पीछे बैक करने के लिए सच में कोई चीज नहीं है कि व्हाट इज देयर टू बैक इट। मतलब इसके पीछे कोई फिजिकल एसेट है, क्या है, ये बढ़ क्यों रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो सडनली आप एक समय में लगभग $60,000 पर थे और बाद में आकर के सीधा $20,000 के भी नीचे चले जाते हो। फिर वापस बढ़ते हो तो 20,000 से आप शुरू करते हो और फिर सीधा $94,000 पर भी चले जाते हो। तो इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा से चाहती थी कि इससे बेटर आप शेयर मार्केट में पैसा डालो, क्रिप्टो करेंसीज में तो डालो ही मत। ओके, लेकिन अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं खास करके जब से ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसीज को काफी ज्यादा भाव देना शुरू किया है, इनफैक्ट वो तो कह रहे हैं कि हम लोग इसको एक रिजर्व करेंसी के तौर पर भी यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर वापस चर्चा हो रही है कि क्या हमने भी क्रिप्टो करेंसीज को वापस से जो हम लोगों ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हुए हैं उनको चेंज कर देना चाहिए कि नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्रिप्टो करेंसीज के एसेट्स को ओके पीएमएलए के अंडर में डाला है, यानी कि अगर कोई यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू तो उनको पकड़ना। ओके, तो ऐसी सब चीजें जो है वो आपकी आती हैं। तो व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो नाम से समझ में आ रहा है कि क्रिप्टोग्राफी यूज होगी। करेंसी मतलब कोई ना कोई एक पैसा होगा या एक वैल्यू फॉर मनी होगी। इसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। एक वर्चुअल करेंसी है पूरी तरीके से। ओके, और ये जो होती है इसके अंदर में हम लोग क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं और खास करके इसको काउंटरफिट नहीं कर सकते हैं आप लोग। मतलब क्या? मतलब जैसे फिजिकल करेंसी उसके नकली नोट बनाए जा सकते हैं, ऐसे इसके नहीं बनाए जा सकते हैं। ओके, लेकिन मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं और इन सब में सबसे पॉपुलर जो है वो बिटकॉइन है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बिटकॉइन को ही हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसकी क्या कहानी है। तो कहानी काफी पुरानी है, होता कुछ इस तरीके से है कि 2008, ओके, 2008 इसके अंदर में पूरे वर्ल्ड के अंदर में हम लोग देखते हैं कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस किसके वजह से आता है? ये फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी तरीके से इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल था तो वो थे बैंक्स। ओके, मतलब बैंक्स जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपके कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, वही इन्वॉल्व हो जाते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज में। सब लेंडिंग वगैरह इन लोग जो है वो सब प्राइम लेंडिंग जो है इन लोग करते हैं। और उसके वजह से हम लोग देखते हैं कि बैंक्स के वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। तो एक जापान का बंदा है, या अब तक ये पर्सन कौन है इसको एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके ओके वो एक करेंसी बनाते हैं जिसका नाम है बिटकॉइन। ओके, और ये इस करेंसी को वो कहते हैं कि देखिए ये करेंसी लिमिटेड होगी। ओके, ये अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, उन लोग अनलिमिटेड जो है वो करेंसी छापते रहती हैं और अनलिमिटेड करेंसी छापने की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और करेंसी की वैल्यू भी गिरते जा रही है। तो इसने कहा कि भाई हम लोग कोई ऐसा एक मैकेनिज्म बना सकते हैं क्या जो कि लिमिटेड होगा। ओके, और इस करेंसी की खुद की ही वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी और खास करके इजी टू ट्रांसफर हो, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में हम लोग एक दूसरे को इजीली ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो जैसे आज अगर मुझे यूएसए से कुछ पैसे मंगवाने हैं तो उसमें कम से कम एक दिन का टाइम जो है वो आराम से लग जाएगा।
सबसे पहले मेरा दोस्त साहिल, उनके यूएस से ट्रांजैक्शन करेगा डॉलर्स में, वो पैसे इधर में रिपैट्रिएट होंगे इंडिया के अंदर में, अगेन वो आरबीआई, एचडीएफसी इनके मैकेनिज्म के थ्रू मुझ तक आएंगे और इसके अंदर में अच्छा खासा समय लग जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की मदद से साहिल अगर मुझे अभी बेचता है तो अगले 4-5 मिनट के अंदर में मेरे वॉलेट के अंदर में पैसे होंगे और मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं। तो एक वर्ल्ड की करेंसी भी एक बन सकती है। इसके लिए बिटकॉइन का जो है वो इजाद किया जाता है सतोशी नाकामोटो द्वारा। ओके, तो एक पर्सन ही है जिनका नाम है सतोशी नाकामोटो। आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि सतोशी नाकामोटो एग्जैक्टली कौन है। ओके, तो इसके लिए क्रिप्टो करेंसी हम लोग जो यूज करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली यूज क्रिप्टो करेंसी इसके अंदर में एज आई सेड कि काम कैसे होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया उस तरीके से होगा। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर में क्या होता है कि बहुत सारे इस तरीके से जीपीयूज जो है वो लोग लेकर के बैठे हुए हैं। इसमें प्रोसेसिंग चलती है, एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एल्गोरिदम होता है, वो सॉल्व करना होता है और ट्रांजेक्शन्स को अप्रूवल करना होता है, और उसके बेसिस पर बिटकॉइन की माइनिंग भी होती है। तो इन्होंने कहा है कि लगभग जो नंबर है, टोटल नंबर है, वो हमेशा लिमिटेड रहेगा, नहीं कि 21 मिलियन, यानी कि लगभग 2.1, ओके, 2.1 सीआर जो है, बस इतने ही आपके पास में बिटकॉइन होंगे। ओके, और लगभग 2140, मतलब 2140 में जाकर के ये सभी के सभी बिटकॉइन जो है वो माइन होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बिटकॉइन को डिजाइन किया। जब ये बिटकॉइन आया तो फिर बाकी भी कंपनीज आती हैं। किसी ने मीम बेस्ड डॉजी कॉइन बनाया, किसी ने इथीरियम बनाया, किसी ने मोनेरो बनाया, किसी ने और कुछ बनाया। तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो लोगों ने अपने अपने कॉइन्स बनाए, और आज हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज वापस से काफी ज्यादा बूम में है, और खास करके ट्रंप और मेलानिया ये लोग भी अपने अपने क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम हम लोग जो देख रहे हैं कि आया हुआ है। बट सवाल आता है कि हमसे यूपीएससी क्या पूछ रही है। तो यूपीएससी आप लोगों से पूछ रही है ये वाला सवाल, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। With reference to Bitcoin, sometimes seen in news, which of the following statements are correct? Bitcoins are tracked by the central bank of the countries. सीधी सी बात है, no. Anyone with Bitcoin address can send and receive Bitcoin from anyone else with a Bitcoin address. Answer is yes, बस Bitcoin address होना चाहिए. Online payment can be sent without either side knowing the identity of the other. Again, answer is yes. तो अगला वाला जो है दूसरे वाले की आइडेंटिटी नहीं जाने बिना भी भेज सकता है क्या? सिर्फ आपको बिटकॉइन का एड्रेस पता होना चाहिए, और वहीं पर इसकी सिक्योरिटी रिस्क आती है। ओके, तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, वो थोड़ा सा इसको लेकर के ओके नाराज है, खास करके कि भाई कहीं अगर सिक्योरिटी रिस्क इससे क्रिएट हो गई तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का आएगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गया, तो उसके बाद में 3 ओनली आपका बचता है। बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड, सॉरी सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपका रॉन्ग है तो ये गया। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका उत्तर जो है वो 2 और 3, यानी कि बी जो है वो आपका उत्तर आएगा। ओके, तो गाइज ये था बिटकॉइंस को लेकर के सारे न्यूज़ और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के न्यूज़। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मुद्दा जो है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खास करके आजकल हम लोग जनरेटिव चैट्स वगैरह जो हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए हम लोग एंटर करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में। न्यूज़ में खास करके एआई तब आया जब डीप सीक नाम की एक कंपनी, जो कि चाइना बेस्ड कंपनी है, इन्होंने बहुत ही कम रिसोर्सेस को यूज़ करके चैट जीपीटी से भी बेटर कुछ मामलों में एक जनरेटिव एआई जनरेट करके दिया। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही। इनफैक्ट इट वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ विच एनवीडिया के शेयर्स जो हैं, अगर हम लोग देखें तो एनवीडिया के शेयर्स ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे जो है वो इनफैक्ट गए हुए थे, मतलब 80 वगैरह पर चले गए थे। उसका 52 वीक हाई उस समय में 153 वगैरह चल रहा था, मतलब सीधा आधे के ऊपर में आ गया था। और ये सब के पीछे रीज़न था एक और एक, एंड दैट इज कॉल्ड एज द डीप सीक। एग्जैक्टली इशू क्या है, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो अगर कॉमन वर्ड्स में या कॉमन मैन के वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, तो जो इंटेलिजेंस आज ह्यूमन के पास में है, ऐसा का ऐसा इंटेलिजेंस एक मशीन को दे देना, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो अभी तक ठीक है एक कंसेप्ट आता है जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये आज तक नहीं हो पाया है। अभी भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके पास में है, वो अभी तक काफी ज्यादा सपोर्टिव मोड में है, यानी कि आपको कुछ जनरेट करके दे दिया और कुछ कर दिया। लेकिन आज भी फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए ह्यूमन माइंड आपको लगता है वो उसको
यहाँ पर जो है वो काम करना होता है, लेकिन एजीआई जो है वो अब तक अचीव नहीं हो पाया है। अभी तक लिमिटेड एआई जो है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आगे हो सकता है कि मशीन हमारी जितनी स्ट्रांग हो जाए, जिसको हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहेंगे, और बाद में मशीन हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। एनीवेज, इन सभी चीजों को अभी तक टाइम है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक जो मतलब है वो ये है कि मशीन ने ह्यूमंस को मिमिक करना, और बहुत सारे ऐसे रिपीटेटिव टास्क जो ह्यूमन को करने पड़ रहे हैं वो मशीन ने कर देने। ओके, इसके अंदर में बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, माफ कीजिएगा बहुत छोटा छोटा इसमें लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क वगैरह वगैरह। तो मैं आपको इसके बारे में एकदम थोड़ा सा सिंपल सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं मशीन लर्निंग। ओके, तो देखिए एक ब्रॉड अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर में एक छोटा टर्म जो है वो है मशीन लर्निंग, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग। तो इस मुद्दे पर हम लोग एक थोड़ी देर में आएंगे। सबसे पहले मशीन लर्निंग को हम लोग समझ के लेते हैं कि व्हाट इज दिस मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में अगर मैं बात करूं तो सिंपल भाषा में मैं मशीन को कुछ पैटर्न्स देता हूं और मशीन उसको रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने मेरे फोटो जो है वो मशीन को दे दिए। मेरे फोटो जैसे ही मैं मशीन को देता हूं, या फिर मेरी फिंगर प्रिंट जो है वो मशीन को देता हूं, और अगली बार जैसे ही वो फिंगरप्रिंट मैं मशीन के ऊपर लगाता हूं, मशीन को समझ जाता है कि हाँ वो भी मेरा ही था, और वो मुझे अंदर आने के लिए देगा। तो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग का मतलब है एक मशीन को आपने कुछ डेटा देना, उससे उससे समझ लेना, और उसको अगले बार के लिए उसको ढंग से यूज करना। ओके, तो फॉर एग्जांपल, अगर आप इफ यू शो अ रोबोट 1000 पिक्चर्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स एंड लेबल देम, ओके, ओवर टाइम इट विल लर्न टू टेल कैट्स एंड डॉग ऑन इट ओन, कि ये एक कैट है, ये एक डॉग है, जस्ट लाइक किड करता है, एक छोटा सा बच्चा जिस तरीके से करता है वैसे ही करेगा। लेकिन उससे भी जो एडवांस फॉर्म है मशीन, इसमें क्या हुआ, इसमें हर बार आपको डेटा देना पड़ेगा। लेकिन डीप लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जिसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, और आप लोग स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सारा डेटा उसको दे दो, वो अपने आप पढ़ेगा और उसके बाद में अपना काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फेसबुक पर मैं 2-3 इमेजेस को, ठीक है, टैग करता हूं कि ये अरविंद राजपुरोहित है, अरविंद राजपुरोहित है, अरविंद राजपुरोहित है। आजकल फेसबुक को यूज नहीं करता है। इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम के अंदर में अगर मैं 2-3 लोगों को टैग कर देता हूं, अरविंद राजपुरोहित, अरविंद राजपुरोहित, अरविंद राजपुरोहित। ओके, अब इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ऑटोमेटिकली समझता है और वो खुद ही टैग कर देता है कि ये अरविंद राजपुरोहित की सारी फोटो है। उसको हम लोग डीप लर्निंग कहते हैं। आजकल आपके फोन के अंदर में सीधा पीपल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। दैट इज फॉर्म ऑफ द डीप लर्निंग। ओके, तो डीप लर्निंग कैसे होती है? तो पहले की जो लर्निंग थी, क्लासिकल लर्निंग थी, उसके अंदर में काफी ज्यादा प्रोसेसिंग और मॉडलिंग वगैरह होती थी। लेकिन अब हम लोग एक प्रोबेबिलिटी का मॉडल यूज करते हैं, जिसके अंदर में हम लोग वेट वगैरह यूज करते हैं, और ट्रांसफार्मर की मदद से बेसिकली हर एक अगले अगले न्यूरॉन के लेवल पर हम जाते हैं, और आपका आउटपुट जो है वो खास करके डिटरमिन किया जाता है। और इसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क करके कंसेप्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जो कि आपके जो भी आंसर्स है वो ढूंढने के लिए काम आता है। तो एआई के लिए जो ट्रेडिशनल आपका जो पूरा पूरा सेमीकंडक्टर सिस्टम है वो काम नहीं करता है। इसके अंदर में आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अलग से बनाना पड़ता है, वही काम करता है। तो चैट जीपीटी में या फिर डीप सीक में यही सब जो है वो आगे जाकर के यूज होता है। बट इन सभी के अंदर में आजकल जो काफी ज्यादा चर्चा में वो है जनरेटिव एआई। ठीक है, आज आप लोग बात करें तो जेमिनी है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है, मिड जर्नी है जो कि आपके लिए फोटो वगैरह बना करके देता है, या फिर आप डॉली की बात कीजिए, कंपोज एआई बात कीजिए, कितने ही आप लोग एआई की बात कीजिए, ये सभी आज जनरेटिव एआई का जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आपको जनरेट करके देते हैं। अभी जनरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ओके, तो मैं आपको बताता हूं। तो इसको एक हम लोग स्टोरी से समझ सकते हैं। ओके, इसको हम लोग एक स्टोरी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक पूरा पूरा डिटेक्टिव है। ओके, एक डिटेक्टिव है, आपको उसको सिर्फ बताना है कि इसका मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो चोरी हुई है। ओके, अब ये डिटेक्टिव का काम है, और डिटेक्टिव की पूरी एजेंसी का काम है कि उसको वो पूरा स्टडी करे, गैदर करे, उसने जो पीछे देखी हुई थी चोरियां बोरियां, उसके बेसिस पर वो डिटरमिन करे कि कैसे यहाँ पर चोरी हुई होगी और कौन चोर हो सकते हैं। इसको वो डिटेक्ट करने का काम करेंगे। उसके अंदर में सीसीटीवी यूज करनी है अपने को, फिंगरप्रिंट्स अपने को यूज करनी है, और कोई क्रिमिनल डेटाबेस वगैरह यूज करना है, तो वैसे ही। तो ऐसा ही जनरेटिव एआई के अंदर में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज नोट इट डाउन। ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक डिटेक्टिव जैसा है, जिसका काम क्या है कि जो भी आपने इसको इनपुट दिया है, उस इनपुट को बहुत ही डीप से स्टडी करना, और डीप से स्टडी करने के बाद में
अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस के नॉलेज पर, जिसको हम लोग एलएलएम कहते हैं, दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल? लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब जो होता है वो ये है कि इसको हम लोगों ने पूरी जितनी ह्यूमन के पास में जो भी डेटा अवेलेबल है, वो सारा का सारा डेटा, टेक्स्ट हो, इमेज हो, ये सब हमने इसको दे दिया है स्टडी करने के लिए। अब डीप लर्निंग के थ्रू इसने सारा का सारा डेटा स्टडी किया हुआ है। जस्ट लाइक वो एजेंसी के पास में सारा डेटा होगा कि भाई पास्ट में मैंने ऐसे कुछ देखा था, ऐसा हुआ था, इसने ही पक्का ऐसा किया हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये ट्रांसफॉर्मर और एलएलएम, इन दोनों की मदद से बेसिकली चैट जीपीटी क्या करता है, अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो क्रिएट करता है। सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं, इनफैक्ट जेमिनी या फिर आप डीप सीक, इन सब की भी आप बात कीजिए तो उसके अंदर में ये सब चीज़ें जरूर होंगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैं एक्चुअल में इसको पढ़ना चाहूँगा, यहीं पर आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा जिससे आपको क्लियर हो। एलएलएम क्या होता है? तो एलएलएम जो है, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डिजाइन टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज सच एज ह्यूमन स्पीच एंड टेक्स्ट। ओके, इट यूजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। तो इसके अंदर में क्या होगा? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर ट्रेन्ड ऑन द मैसिव अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा, ऑफन इंक्लूडिंग द एंटायर इंटरनेट और लार्ज सबसेट, जितनी बुक्स हो सकती है, वर्ड फ्रेजेस हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बेसिस पर इसको समझ में आता है कि मुझे अगला वर्ड क्या देना है। ओके, तो उसके बेसिस पर तो एलएलएम मतलब ये चैट थ्री जीपीटी का 3.5 है, 4 है, वगैरह वगैरह, ये सब चैट जीपीटी के आपके एलएलएम है। और इसके अंदर में जो सबसे कोर जो चीज होती है वो है ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि ये सीक्वेंशियल डेटा जो है, ओके, उसको प्रोसेस करके अगला वर्ड मेरा क्या आना चाहिए ये डिटरमिन करता है। और इसी की बेसिस पर आप लोग देखोगे तो चैट जीपीटी अपने सारे के सारे रिस्पॉन्सेस आप लोगों को देता है। तो गाइज, ये है तरीका चैट जीपीटी के काम करने का, और यही तरीका है इवन डीप सीक का काम करने का। अब मैं अपने ओरिजिनल सवाल पर आता हूं कि क्या हुआ डीप सीक जब आया तो होता क्या है कि जब चैट जीपीटी और ये सब जब काम करते हैं तो इनको भी, चैट जीपीटी को पीछे बहुत बड़े बड़े ऐसे जीपीयूज लगते हैं। ओके, आप लोग जो जीपीयूज देख पा रहे हो, इसको हम लोग जीपीयू कहते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये काफी ज्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं और बहुत ही फास्ट होते हैं। इसको बनाने की आज सबसे फेमस जो कंपनी है उसका नाम है एनवीडिया। ओके, ये एनवीडिया नाम की कंपनी बनाती है। तो अब तक जो चैट जीपीटी ने जो सारे के सारे प्रोसेसर्स यूज किए थे वो बहुत महंगे महंगे थे। ओके, लेकिन होता क्या है कि जिस दिन इस तरीके से ये डीपसीक नाम की एआई जो है, चाइनीज स्टार्टअप एआई जब आती है, तो यूएस ने ऑलरेडी बैन लगा करके रखा हुआ था कि भाई हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर नहीं जाएगी, किसी भी हालत में हमारी टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जाएगी, देश के बाहर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर बैन लगा करके रखा हुआ था कि भाई मेरी टेक्नोलॉजी बाहर ना जाए। ओके, तो होता ये है कि जब इन्होंने कहा कि मेरी टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जाएगी, लेकिन ये जो डीप सीक है, उन लोग जो पुराने कुछ जो सेमीकंडक्टर्स थे या इधर उधर से दूसरे कुछ चीजें जो आउटडेटेड थोड़ी सी थी, उनको यूज करके इसने ऐसा का ऐसा प्रोसेसर बनाया। इसलिए बहुत बड़ी बात हो गई, एंड दैट वाज द रीजन कि एनवीडिया के शेयर्स इतने गिरते हैं और एक पूरी ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। और तभी से एक और डिबेट शुरू होता है कि क्या इंडिया ने इस पर काम नहीं करना चाहिए, या इंडिया के, अगर चाइना इस तरीके से अगर डीप सीक नाम का अगर एआई वगैरह बना सकता है, तो क्या इंडिया ने इस तरीके का कोई एआई नहीं बनाना चाहिए? तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि एआई जो है वो हर तरफ में छा रहा है। सवाल आता है, क्या ये रिस्पॉन्सिबल एआई ला सकते हैं जो खास करके लोगों को सोशली एम्पावर करे? और यही एक ग्लोबल मीटिंग ऑफ माइंड्स है जो 2020 के अंदर में हुआ था और आगे भी होते रहता है। इंडिया कहता है कि इसको हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्किलिंग, मोबिलिटी, हर तरफ में इसको जो है वो हमने यूज करना चाहिए। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ओके, बाकी गाइज हम लोगों ने खुद का एक एआई मिशन बनाया हुआ है। ओके, कि कंप्यूटिंग पावर फॉर एआई विद इन इंडिया वो हम लोगों ने बनानी है। हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एआई वगैरह बनाने चाहिए, मॉडल्स वगैरह अपने बनाने चाहिए। 10,000 से 30,000 जीपीयूज के बीच के, ओके, हम लोग भी कंप्यूटिंग कैपेसिटी वगैरह लेकर के आए। तो सीडैक को भी हम लोग ये सब कैपेसिटी वगैरह दे रहे हैं, और इससे हम लोग जो है वो खास करके अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब को भी थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे। बाकी एक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था, दिसंबर 2023 की ये वाली न्यूज़ है। और इंडिया 2024 में इसका चेयर भी था। ओके, तो ये कुछ न्यूज़ थी, आई होप सब लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो एआई के यूसेज एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, इस पर एक यूपीएससी ने सवाल पूछा था। पेस्ट कंट्रोल से लेकर के क्रॉप यील्ड को बूस्ट करने तक, सीजनल फोरकास्टिंग से लेकर के डिवाइस डेटा जो है एनहांस करने तक, बेटर सिलेक्शन से लेकर के चैटबॉट फॉर फार्मर और एग्रीकल्चरल रोबोट्स वगैरह, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेटली यूसेज किया जा सकता है। ओके,
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब खास करके इस तरीके से डीप फेक्स जब क्रिएट किए जाते हैं। आप लोग देखिए, ये एक लेडी है, ओके, तो इसके ऊपर में रश्मिका मंदाना, ओके, तो किस तरीके से इम्पोज की गई, और ये देखिए आप लोग जो है किस तरीके से उनके फेक इमेजेस वगैरह जनरेट कर रहे हो। यहाँ पर एक यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बोलता ये बंदा है, लेकिन दिखाया ऐसा है कि ओबामा ही बोल रहा है। ओके, तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब हमको दिखा रहा है कि कहीं ये जो डीप फेक्स है वो हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चर को कहीं कोलैप्स ही ना करवा दे। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, डीप सीक और डीप फेक प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। डीप सीक चाइनीज एआई स्टार्टअप है। डीप फेक ये किसी का एक फेक इमेज बनाना है। खास करके इसमें कोई रिवेंज पॉर्न वगैरह बना लेता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया तो उसके बाद में इस तरीके से आपने कुछ बना दिया, अपलोड कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट इज अ वेरी सैड न्यूज, और ये खास करके वुमन को टारगेट करता है, पर्सनल रेपुटेशन किसी की गिरा सकता है, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है, और इवन इलेक्शनरिंग को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो गाइज इसीलिए यूपीएससी ने आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 2020 में एक और सवाल किया था कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो अभी तो चलो ये थोड़ी अलग ही बन गई है। ओके, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। अभी ये होता है, पहले नहीं होता था, लेकिन अब 2020 के बाद में ये होता है। ओके, तो यूपीएससी ने एक्चुअली कहा था कि इसमें से आप लोग जो है वो 5 को एलिमिनेट कीजिए। तो अगर 5 को एलिमिनेट करोगे तो आपके पास में एक आंसर आएगा, दैट इज 134, यानी कि 1। डिसीज डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट उनका कहना था कि मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स नहीं बन पाएंगे, लेकिन अब वो बन पाए हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर भले ही यूपीएससी का बी था, लेकिन एक्चुअल में अब इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि 1 2 3 4 ये सब आने चाहिए। ठीक है, बाकी गाइज देखिए, वापस आपको बता दूं, अन अकेडमी ने दिए हैं भर भर कर रिजल्ट। रैंक 1 5 8 9 15 सब अन अकेडमी से है। 350 से ज़्यादा सिलेक्शन है। सर आप हमें ये बताइए, आपके प्लेटफॉर्म से कितने लोग आए हैं? 80 प्लस लर्नर्स अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से स्टडी किए हैं। उनके प्रूफ्स है हमारे पास में कि देखिए इन लोगों ने इतने इतने टाइम के लिए वीडियोस तक देखे हुए हैं। ओके, अब देखिए आदित्य अग्रवाल है, डॉक्टर सचिन है, सलोनी है, श्रेय शशांक है, ये सब लोगों ने बकायदा इतने इतने टेस्ट दिए हैं, इतने इतने टाइम हमारे वीडियोस देखे हुए हैं, इतने वीडियोस हमारे देखे हुए हैं, ये सब आप लोग देख सकते हो। तो मैं आप सबको वापस से एक बार दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारा जो ऑफ़र चल रहा है, इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर लीजिए। आज 30 अप्रैल लास्ट डेट है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये वाला ऑफ़र। तो 17,999 के अंदर में इस ऑफ़र को आप लोग पा सकते हो। धन्यवाद, कोड यूज़ कीजिएगा अरविंदा। थैंक यू।